हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए हुए सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की तैयारी करते हैं। 1 नंबर से देखते हैं। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी मूर्धा, सी तालु या डी दंत। तो इसका आंसर सी है तालु। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ए ज जोड़ इया, बी आधा जोड़ जोड़ इया, या सी ज जोड़ आधा इया, या डी आधा जोड़ जोड़ आधा इया। तो इसका आंसर बी है आधा जोड़ जोड़ इया। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं। ऐसे स्वर जो विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हो क्या कहलाता है? ए सजातीय स्वर, बी विजातीय स्वर, सी प्लुत स्वर, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी विजातीय स्वर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? ए य और र, बी र और ल, या सी ल और व। तो इसका आंसर डी है उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। अक्ष, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि ए ये संयुक्त का व्यंजन है, बी इनका प्रयोग केवल सत्यम शब्दों में ही होता है, या सी ये व्यंजन अर्धस्वर माने गए हैं, या डी ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। तो इसका आंसर है ए ये संयुक्त का व्यंजन है। आगे चलते हैं। क वर्ग से म वर्ग तक का व्यंजन क्या कहलाता है? ए स्पर्श व्यंजन, बी द्विगु व्यंजन, सी अंतस्थ व्यंजन, या डी उष्ण व्यंजन। तो इसका आंसर ए है स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या 25 है। आगे, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? ए 5 प्रकार, बी 4 प्रकार, सी 3 प्रकार, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है 5 प्रकार। आगे चलते हैं। निम्न में से किसका संख्या 4 है? ए स्पर्श व्यंजन का, बी द्विगु व्यंजन का, या सी अंतस्थ व्यंजन का, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है अंतस्थ व्यंजन का। आगे चलते हैं। 9वां नंबर, निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं। कौन सा वर्ण है? ए द्विगु, बी स्वर, या सी उष्ण व्यंजन, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी स्वर। आगे चलते हैं। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो इसका अर्थ क्या है? ए स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है, या बी व्यंजन आधा हो जाता है, या सी क में हलंत या हल चिन्ह लगाना आवश्यक है, या डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर है डी उपयुक्त में से सभी। चलते हैं आगे, देखते हैं। निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा है। ए वर्ग, बी दूसरी, या सी रामचरितमानस, या डी आंधी। तो इसका आंसर है वर्ग। आगे चलते हैं। बी हिंदी में लिंग के कितने प्रकार हैं? ए 4 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 2 प्रकार, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी 2 प्रकार। और एक और है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। डॉक्टर कौन सा लिंग है? ए स्त्रीलिंग है, बी पुल्लिंग है, या सी उभय लिंग है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, तो इसका आंसर है सी उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे, वचन के कितने प्रकार हैं? वचन के कितने प्रकार हैं? जी हाँ, ये प्रकार हैं, जी बताइए। ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। तो
तो इसका आंसर है 2 डी। चलते हैं आगे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानें। ए, मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागज हैं। बी, मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागजात हैं। सी, मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागजात हैं। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है, मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागजात हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानें। ए, सड़क 20 फीट चौड़ी है। बी, सड़क 20 फीट चौड़ी है। सॉरी, एक बार फिर सुन लिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानें। ए, सड़क 20 फीट चौड़ी है। बी, सड़क 20 फुट चौड़ी है। या सी, सड़क 20 फीटेड चौड़ी है। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है, 20 फीट चौड़ी है। सड़क 20 फीट चौड़ी है। आगे चलते हैं, देखते हैं। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। में बंदूक कौन सा कारक है? ए, संप्रदाय कारक है। बी, करण कारक है। सी, कर्म कारक है। या डी, कर्ता कारक है। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर बी है, करण कारक है। आगे 9 2 11 होना। जी हाँ, 9 2 11 होना का अर्थ है क्या है? ए, भाग जाना। बी, डर जाना। सी, पालन करना। या डी, खराब हो करना। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए है, भाग जाना। जी हाँ, आगे चलते हैं। बाल का खाल निकालना। जी हाँ, क्या? बाल का खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। ए, व्यर्थ परिश्रम करना। बी, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। या सी, बहुत मेहनत का काम करना। या डी, अपने बाल खींचना। तो इसका आंसर बी है, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। आगे पंडित का स्त्रीलिंग बताएं। ए, पंडितानी। बी, पंडितानी। या सी, पंडिताइन। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, बताइए। ए है पंडितानी। बी है पाडितानी। सी, पंडिताइन। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है, पंडिताइन। ठीक है, आगे चलते हैं। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताएं। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताएं। ए, तपस्विनी। बी, तपस्विनी। या सी, तपस्वी। या डी, तपस्विनी। जी हाँ, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताएं। ए, तपस्विन। बी, तपस्विनी। सी, तपस्वी। या डी, तपस्विनी। तो इसका आंसर बी है, तपस्विनी। आगे 21 नंबर। चौमास में समास है, मतलब कौन सा समास है? ए, द्वंद्व समास। बी, द्विगु समास। सी, क्रमधारय समास। या डी, तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर बी है, द्विगु समास। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का प्रयाचित शब्द नहीं है? यहाँ ध्यान देने के लिए, प्रयाचित शब्द नहीं है। ए, पावक। बी, अनल। सी, आग। या डी, पैर। तो इसका आंसर डी है, पैर नहीं है। पावक में से अग्नि होता है, अनल में से अग्नि होता है, और आग में भी अग्नि होता है। चलते हैं 23 नंबर देखते हैं आगे। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? ए, अपमान। बी, तिरस्कार। सी, निरादर। या डी, अनादर। तो इसका आंसर बी है, तिरस्कार। सत्कार का विलोम तिरस्कार। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? यहाँ कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ए, भयंकर। बी, शुभंकर। सी, रुचिकर। या डी, लाभकर। तो इसका आंसर बी है, शुभंकर। आगे देखते हैं, 25 नंबर देखते हैं। ए, कहता है ए, रमेश यहाँ आओ। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। बी, कर्ता कारक। सी, संबोधन कारक। या डी, करण कारक।
तो इसका आंसर सी है संबोधन कारक। आगे चलते हैं, 26 नंबर देखते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं, जी हाँ, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी सकर्मक या डी द्विकर्मक? जी बताइए। इसका दो ऑप्शन एक ही साथ हो गया है, ए का सकर्मक और सी का सकर्मक। जी हाँ बताइए। अब 3 बच गए, 3 में से बताइए कौन सा इसका आंसर है? तो सी है सकर्मक। आगे चलते हैं, और इसका ए भी है सकर्मक, 2 ऑप्शन आ गया इसलिए देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आंशिक शब्द में प्रत्यय है ए अ, बी क, सी इक या डी शिक? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बताइए? तो इसका आंसर सी है इक। आगे चलते हैं। प्रत्यय होता है, ए शब्दांश होता है, बी वाक्यांश होता है, सी पदांश होता है या डी पद्यांश होता है? जी बताइए। प्रत्यय होता है ए शब्दांश, बी वाक्यांश, सी पदांश या डी पद्यांश? तो इसका आंसर ए है शब्दांश। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? जी हाँ, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? ए 26 जनवरी 1950, बी 14 सितंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947 या डी 14 सितंबर 1955? इसका आंसर बी है 14 सितंबर 1949 को। आगे चलते हैं, अब थोड़ा गणित देख लेते हैं। सरल करें, 2550 जोड़ 80 का 69 भागा 23 घटाव 65 गुना 41 का आंसर क्या होगा? ए 66, बी 125, सी 25 या डी 225? जी हाँ, तो इसका आंसर होगा क्या बताइए? इसका आंसर बी है 125। इसका सूत्र है क्रिया, यहाँ कहता है का क्रिया, तब भागा की क्रिया, तब गुना की क्रिया, तब जोड़ की क्रिया, लास्ट में घटाव की क्रिया करते हैं। आप कैसे बना देख लीजिए। 2250 जोड़ 80 का 69 भागा 23 घटाव 65 गुने 41 यानी बराबर कर देते हैं। तो 80 और 69 का गुना कर देते हैं। तो अब देखिए, जो 2550 था ज्यों का त्यों रह गया, और 80 और 69 में गुना करने पर 5520 हो गया। उसके बाद में 23 था, 23 उतर गया, जैसा था वैसा ही। 65 के सामने 65 और 41 के 41। अब क्या करते हैं? भाग की क्रिया करते हैं। तो ये रहा 5520 में 23 से भाग देने पर 240 आया, और जो ऊपर का था नीचे हो गया सेम। फिर 65 गुने 41। अब करते हैं क्या? गुना करते हैं। तो 65 और 41 से गुना करते हैं तो आता है 2665। अब जो ही था यूँ उतर गया, जैसे ही था वैसे। अब करते हैं लास्ट जोड़ का क्रिया करते हैं। तो जोड़ने पर ये आ गया और ये घटाने पर ये आ गया। अब इन दोनों को घटा देते हैं, ये दोनों घटाने पे 125 आंसर आ गया। जी हाँ, क्या आ गया? 125 आंसर आ गया। इसको जोड़ देते हैं और लास्ट में इसको नीचे यहाँ रख कर घटा देते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं 30 नंबर। 1.241 को जोड़ें। तो जोड़ने पर देखते हैं क्या आता है। ए 3.6, बी 3.61 या सी 3.43 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी 3.61। इसको जोड़ने पर तो सामने सामने रखकर दशमलव के सामने दशमलव और पूर्णांक जो है पूर्णांक के सामने जोड़ने पर 3.61 आता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। भाग विधि से 60 और 84 का महत्तम समावर्त्य ज्ञात करें। ए 22, बी 12, सी 14, डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी 12। अब कैसे आ गया देखिए, 60 और 84 में, है ना, कहता है 60 और 84 का महत्तम सदस्य है। 60 से 84 में भाग देते हैं तो एक बार में 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। उसके बाद में हम देखते हैं घटाने पर कितना आ गया? 12। 12 ये जो 24 है नीचे लाते हैं, तो 12 से 24 में भाग देते हैं तो कितना आया? 24। 12 दूनी 24, ये खत्म हो गया तो बच गए 12। तो इसका आंसर हो गया महत्तम शतक 12। आगे चलते हैं 32 का देखते हैं। 12 और 18 का लघुत्तम समापतक ज्ञात करें। तो ए 72, बी 27, सी 12 या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है 72। आगे चलते हैं 1/1/2 का मान ज्ञात करें। ए 1/2, बी ए, सी 2 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है 2। अब कैसे आ गया 2 देख लेते हैं। जब भी भागा देते हैं 1/1/2 को, तो ऊपर नीचे प्रक्रिया बदल जाती है और गुना के चिन्ह में बदल जाता है भाग देने के लिए। तो 1 गुने 2/1 हो जाता है, अर्थात ये ऊपर का नीचे हो जाता है। तो 2 ऊपर चला गया और हर हो गया नीचे, 1 आ गया नीचे हर में और 2 अंश में चला गया। एक बार देख ले फिर से, ये क्या कर लेते हैं, ये जो 1 है 1/2 है, 1/2 इतना तो हो गया। तो अब इसको भाग देने के लिए बदलते हैं। अब क्या करते हैं, इसको 1 गुना और जो ये नीचे था हर में उसको अंश में चलाता है 2/1। तो गुना करने पर सामने सामने किए 2 1 का 2 और 1 से भागा दिए तो 2 आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं 34 नंबर देखते हैं। 5/10 को दशमलव भिन्न में बदलें। इसका आंसर देखिए, ए 0.5, बी 0.10, सी 5.0 या डी 10.0। तो इसका आंसर कितना हुआ? तो इसका आंसर ए है 0.5। देखते हैं ये कैसे बना। ये है, ये इसको हम कर सकते हैं, यानी हम भाग कर सकते हैं किससे? 10 से हर में चलाता है, यानी 5/10। तो भागा देने के लिए क्या करते हैं? तो इसको करते हैं क्या, ये 10 आ गया। 10 से 50 में यहाँ देखिए लिखे हुए एक दशमलव 0 करने के लिए दशमलव दिया जाता है, दशमलव 0 हो गया और 10 × 50 हो गया। तो ये यहाँ 0.5 या 0.5। तो इसका आंसर हो गया कितना? 0.5। आगे चलते हैं। निम्न में से, कहता है निम्न में से 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ए कितना है? ए 10, बी 11, सी 99 ADI उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, निम्न में से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ए 10, बी 11, सी 99 या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 10। और यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।